सोमरटन आदमी का रहस्य 1 दिसंबर 1948 के शुरुआती घंटों में शुरू हुआ, जब समुद्र तट पर जाने वालों को एडिलेड में सोमरटन समुद्र तट पर एक शव पड़ा हुआ मिला। वह आदमी अच्छी तरह से निर्मित था, लगभग 40 से 50 साल का, 5 फीट 11 इंच 1.8 मीटर लंबा, और उसकी भूरी नीली आंखें और किनारों पर भूरे भूरे बाल थे। मामले को बंद करने के इच्छुक जांचकर्ताओं द्वारा उसकी मृत्यु के बाद के वर्षों में की गई पूछताछ के अनुसार उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं था, जिससे पुलिस को अन्य सुराग तलाशने पर मजबूर होना पड़ा। उनकी जेबों में उन्हें टिकटें मिली, जिनसे पता चलता है कि उन्होंने एक दिन पहले एडिलेड रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ी थी और स्टेशन के सामान कक्ष में एक सूटकेस में चेक किया था। सूटकेस में कपड़े थे जिनके लेबल फटे हुए थे, और पुलिस ने पूछताछ में बताया कि एक दर्जी को लगा कि उसका कोट अमेरिकी मूल का है। उन सुरागों के बावजूद मामले में उन्हें कोई नाम भी नहीं दिया गया, जैसा कि पूछताछ में सुना गया। उस व्यक्ति की उंगलियों के निशान और तस्वीरें यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और अफ्रीका के अंग्रेजी भाषी देशों सहित दुनिया भर में भेजी गईं। जनवरी 1949 को FBI निदेशक जॉन एडगर हूवर द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र ने पुष्टि की कि अमेरिका को अपनी फाइलों में उसकी उंगलियों के निशान का कोई मिलान नहीं मिला, जैसा कि पूछताछ में सुना गया। शायद सबसे चौंकाने वाले सुराग शव मिलने के कई महीनों बाद आए। एक रोग विज्ञानी ने उसके कपड़ों की दोबारा जांच की और एक छुपी हुई जेब मिली जिसमें कागज का एक लुढ़का हुआ टुकड़ा था, जिस पर फारसी में तमाम शुद्ध शब्द का अर्थ अंत या समाप्त लिखा हुआ था। वे 11वीं सदी के ईरानी बहुश्रुत उमर खयाम की कविता द रुबैयत के अंतिम शब्द हैं, और बाद में पुलिस को सौंप दी गई एक किताब से फाड़ दी गई थी। एक अनाम व्यक्ति ने कहा कि उसने सोमरटन व्यक्ति की मृत्यु से एक दिन पहले 30 नवंबर को इसे अपनी कार में लावारिस पाया था। उस व्यक्ति के पास और कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन किताब ने और भी अधिक चौंकाने वाले सुराग दिए। पुलिस ने इसके पीछे के कवर पर एक हस्तलिखित फोन नंबर का पता लगाया, जो पास के एडिलेड उपनगर ग्लेनेग में रहने वाली एक महिला का था। कथित तौर पर जब उसे मौत का मुखौटा दिखाया गया तो वह भयभीत हो गई, हालांकि उसने इस बात से इनकार किया कि वह उस आदमी को जानती थी। फोन नंबर के पास ऐसे अक्षर लिखे हुए थे जिनके बारे में कुछ लोगों का अनुमान था कि यह एक गुप्त युद्धकालीन कोड हो सकता है, हालांकि इसे समझने के सभी प्रयास विफल रहे हैं। अब ऐसा प्रतीत होता है कि सत्य संभावित रूप से अधिक स्पष्ट है। एबॉट के अनुसार वेब का जन्म 16 नवंबर 1905 को विक्टोरिया राज्य की राजधानी मेलबर्न के उपनगर फुटस्क्रे में हुआ था। वह 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। एबॉट कहते हैं उनके शुरुआती जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन बाद में उन्होंने डोरोथी रॉबर्टसन से शादी की, जिन्हें डॉफ वेब के नाम से जाना जाता है। जब वेब फैमिली ट्री में रुचि के प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरा, तो एबट और फिट्जपैट्रिक ने उसके बारे में जानकारी के लिए सार्वजनिक रिकॉर्ड खंगालने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने मतदाता सूची, पुलिस फाइलें और कानूनी दस्तावेजों की जांच की। दुर्भाग्य से दृश्य मिलान करने के लिए उनकी कोई तस्वीरें नहीं थीं। अमेरिका के कुछ वंशावली अनुसंधान एजेंसी आइडेंटिफाइंडर्स इंटरनेशनल के संस्थापक फिट्जपैट्रिक ने कहा, हमारे पास उनका आखिरी ज्ञान रिकॉर्ड अप्रैल 1947 का है, जब उन्होंने डोरोथी छोड़ दिया था। सबसे हाई प्रोफाइल ठंडे मामले। फिट्जपैट्रिक ने कहा, वह गायब हो गया और वह अदालत में पेश हुई और कहा कि वह गायब हो गया है और वह तलाक लेना चाहती है। उनकी कोई ज्ञात संतान नहीं थी। फिट्जपैट्रिक और एबॉट का कहना है कि रॉबर्टसन ने मेलबर्न में तलाक के लिए अर्जी दी थी।
लेकिन 1951 के दस्तावेजों से पता चला कि वह एडिलेड से 144 किलोमीटर 89 मील उत्तर पूर्व में गुटे दक्षिण ऑस्ट्रेलिया चली गई थी, जिससे पड़ोसी राज्य से संबंध स्थापित हो गया जहां शव मिला। एबॉट ने अनुमान लगाया संभव है कि वह उसे ढूंढने की कोशिश करने के लिए इस अवस्था में आया हो। यह हम सिर्फ बिंदु बना रहे हैं। हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि वह इसी कारण से आया था, लेकिन यह तर्कसंगत लगता है। वेब के बारे में सार्वजनिक रिकॉर्ड की जानकारी उन रहस्यों पर कुछ प्रकाश डालती है जो मामले से जुड़े हुए हैं। उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें घोड़ों पर दांव लगाना पसंद है, जो किताब में पाए गए कोड की व्याख्या कर सकता है। एबॉट ने कहा, जिन्होंने लंबे समय से अनुमान लगाया था कि अक्षर घोड़ों के नाम से मेल खा सकते हैं और तमाम शुद्ध कविता। एबॉट ने अपने शोध के आधार पर कहा, वेब को कविता पसंद है और उन्होंने अपनी कविता भी लिखी है। 2011 में एसए पुलिस ने एबॉट को सोमरटन व्यक्ति के मुखौटे में लगे 50 बालों तक पहुंच प्रदान की ताकि एडिलेड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डीएनए निकालने का प्रयास कर सकें। एबॉट ने कहा, विश्वविद्यालय में लगभग 20 लोगों ने वर्षों तक इस परियोजना पर काम किया। 2012 में विश्वविद्यालय की टीम ने सोमरटन मैन के मातृ समूह को दिखाते हुए बालों से डीएनए निकाला। फिर कई वर्षों के बाद उन्होंने हेलो ग्रुप को तक परिष्कृत करने के लिए एक बड़ी सफलता हासिल की। एबॉट ने कहा, उस समय तक एबॉट और फिट्जपैट्रिक उसके शरीर और सूटकेस से मिले सुरागों की फिर से जांच करने के लिए वर्षों से काम कर रहे थे, कुछ भी जो मामले पर अधिक प्रकाश डाल सकता था। उन्होंने कहा कि उन्होंने परिवार के पेड़ को बनाने के लिए डीएनए डेटाबेस को माइन करने के लिए फोरेंसिक वंशावली का उपयोग किया था। वेब के नेतृत्व में बालों के टुकड़ों पर काम से इसकी पुष्टि हुई। फिट्जपैट्रिक ने कहा, यह शायद पुराने मामलों में से एक है जिसे इस पद्धति का उपयोग करके हल किया गया था। यह बाल न केवल 70 साल पुराने हैं, बल्कि इस पर 70 साल से प्लास्टर चढ़ा हुआ है। एबॉट ने कहा कि वह अपने निष्कर्ष ऐसे पुलिस के पास नहीं ले गए हैं क्योंकि वे समानांतर जांच कर रहे थे। उन्होंने कहा, उनका प्रोटोकॉल किसी मामले के बारे में तब तक बात नहीं करना है जब तक कि उनका काम पूरा न हो जाए। हमारी घोषणा के बाद वे संभवतः हमसे एडिलेड विश्वविद्यालय संपर्क करेंगे। डीएनए निष्कर्ष निर्विवाद हैं।